गुड मॉर्निंग बच्चों। औद्योगिक समाजशास्त्र में आज हम पढ़ेंगे ट्रेड यूनियंस, ऑब्जेक्टिव्स एंड डिसएडवांटेज ऑफ ट्रेड यूनियंस। श्रम संघ, उसके उद्देश्य, श्रम संघों के लाभ क्या हैं और हानियाँ क्या हैं। इससे पहले वाली वीडियो में हमने पढ़ा था श्रम संघ की परिभाषाएं और उसका अर्थ। मीनू वॉल्टर, समाजशास्त्र विभाग, सम्राट पृथ्वीराज चौहान राजकीय महाविद्यालय अजमेर। श्रम संघ की हम बात करें तो श्रम संघ की आवश्यकता क्यों पड़ी। सबसे पहले हम देखेंगे कि पूंजीवादी समाज में श्रमिक वर्ग की स्थिति बहुत ही दयनीय और उपेक्षित होती है, क्योंकि श्रमिक भी मानव समाज का ही एक अंग है। उसकी भी इच्छाएं हैं, भावनाएं हैं और उसका एक अपना अलग व्यक्तित्व है। जिस प्रकार समाज के अन्य वर्ग जीवन की सुख सुविधाओं का उपभोग करते हैं, अच्छा खाते हैं, अच्छा पहनते हैं, अच्छे मकान में निवास करते हैं, उसी प्रकार से श्रमिक भी यह चाहता है कि वो भी समाज का एक अंग है, समाज में के निर्माण में अपना एक महत्वपूर्ण भूमिका वो अदा करता है। इसलिए उसे भी ये सब सुविधाएं प्राप्त होनी चाहिए। लेकिन हम देखते हैं कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में श्रमिक अपनी अत्यावश्यक जो आवश्यकताएं होती हैं, यानी रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, स्वास्थ्य, इनको भी पूरा करने में समर्थ नहीं होता। और ऐसी स्थिति में श्रम संघ श्रमिकों में एक नवीन शक्ति का संचार करता है तथा उसकी इच्छाओं और आवश्यकताओं को पूरा करने में और न्यायोचित अधिकार दिलाने में सहयोग प्रदान करता है। अब प्रश्न ये उठता है कि श्रम संघ किस लिए बनाया जाता है, उसके उद्देश्य क्या हैं। तो हम देखते हैं कि श्रम संघ का जो पहला और मौलिक उद्देश्य है, वह उद्देश्य श्रमिकों को संगठित करना होता है, क्योंकि जब तक श्रमिक संगठित नहीं होंगे तब तक किसी भी संघ का निर्माण नहीं होगा। उसके साथ ही हम देखते हैं कि संघीय शक्ति कलयुगे, यानी ऐसी धारणा है कि वर्तमान जो युग है वह कलयुग है और कलयुग में शक्ति संघों में निहित होता है। इसी प्रकार से शक्ति प्राप्त करने के उद्देश्य से संघों की स्थापना की जाती है। संघ की स्थापना का जो आधार होता है वह श्रमिकों में पारस्परिक सहयोग और बंधुत्व की भावना का होता है। जब मिल मालिकों और श्रमिकों के बीच में श्रम संघ यह सहायता प्रदान करते हैं कि उनमें सहयोग और पारस्परिक सहयोग की भावना उन्नत करने का वे लोग प्रयास करते हैं। श्रम संघ में समाज कल्याण संबंधी अनेक कार्य किए जाते हैं, जिसमें श्रमिकों और उनके आश्रितों को सामाजिक, आर्थिक
और शिक्षा संबंधी सुविधाएं प्रदान कर उनके जीवन को उन्नत बनाने का प्रयास किया जाता है। और यदि किसी श्रमिक को कानूनी सहायता की आवश्यकता है तो श्रम संघ श्रमिकों को कानूनी सुझाव और सहायता प्रदान करने की व्यवस्था करता है। हड़ताल से संबंधित जो पूर्व योजनाएं हैं उनकी रूपरेखा तैयार करता है, उसे अंतिम रूप देता है और हड़ताल की विधिवत घोषणा करता है। हड़ताल को संगठित करना, उसका संचालन करना, मिल मालिकों से श्रमिकों के प्रतिनिधित्व के रूप में वार्ता करना और झगड़ों का शांतिपूर्वक निपटारा करना होता है। साथ ही श्रमिकों को अधिकाधिक उनकी सुविधाएं प्रदान करना, जैसे प्रोविडेंट फंड की व्यवस्था, बीमारी और उसके निदान की व्यवस्था, सरकारी साख की व्यवस्था और शिक्षा तथा मनोरंजन की व्यवस्था ये प्रदान करने में सहायता देता है। साथ ही श्रमिक कोष की स्थापना कर जब श्रमिक बीमार होता है या किसी मुसीबत में होता है तो उस श्रमिक कोष के द्वारा उनको सहायता मिलती है। श्रमिकों में जो अक्षमता व्याप्त होती है उसे समाप्त करना और उन्हें कार्य के योग्य बनाना होता है। श्रमिकों और मालिकों के बीच जो निरंतर तनाव की संभावना बनी रहती है, श्रम संघ इस तनाव को कम करने का प्रयास करता है। साथ ही श्रमिक के जीवन में कई बार ऐसे अवसर आते हैं जब उसे लगता है कि वो बिल्कुल अकेला है, असहाय है, कोई भी उसकी मदद के लिए नहीं है, तब यह श्रम संघ ही उसे सहायता प्रदान कर उसे उचित मार्गदर्शन देते हैं। अब हम देखते हैं कि श्रम संघों के लाभ क्या हैं। श्रम संघों के कार्यों से ये पता चलता है कि किस तरह से श्रमिकों के लिए वे आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक हितों का पूरा ध्यान रखते हैं। इसमें फर्स्ट हम देखते हैं पारस्परिक बंधुत्व एवं सहयोग की भावना को प्रोत्साहन। जब तक वे पारस्परिक रूप से एक दूसरे को से ना जुड़ेंगे और सहयोग की भावना उनमें आपस में ना होगी, तब तक वे लोग किसी संघ का निर्माण नहीं कर पाएंगे। इसलिए इन संगठनों के माध्यम से श्रमिक एक दूसरे के पास आते हैं, उनमें प्रेम और सहयोग की भावना बढ़ती है और इससे सामूहिक सौदा करने की शक्ति बढ़ती है, जिससे शक्तिशाली पूंजीपतियों द्वारा उनका शोषण नहीं हो पाता। नेक्स्ट है कार्यकुशलता में वृद्धि। श्रम संघ के माध्यम से श्रमिकों की शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, आर्थिक दशाओं में सुधार करने का प्रयास किया जाता है। इससे उनके जीवन स्तर और कार्यकुशलता में वृद्धि होती है, क्योंकि सही वातावरण मिलेगा तो वे अधिक कुशलतापूर्वक अपना कार्य कर पाएंगे। उसके बाद हम देखते हैं उचित मजदूरी। ये सबसे बड़ा एक कार्य है, क्योंकि कार्य तो करवा लिया जाता है श्रमिकों को, लेकिन उनको वो मजदूरी नहीं मिलती जो उनको चाहिए। तो श्रमिक संघों के विकास से जहाँ श्रमिकों को कम मजदूरी देकर उनका शोषण किया जाता था, वह प्रवृत्ति अब समाप्त हो गई है। नेक्स्ट है औद्योगिक शांति। सुदृढ़ श्रम संघों के कारण, क्योंकि जब श्रम संघ सुदृढ़ होंगे तो उनकी सामूहिक सौदेबाजी
की शक्ति बढ़ती है। और जब सामूहिक सौदेबाजी में जब शक्ति बढ़ती है तो वे मालिकों के साथ बैठकर विभिन्न समस्याओं का आसानी से निपटारा कर सकते हैं। और अगर समस्याओं का निपटारा समय से हो जाता है तो हड़ताल तालाबंदी कम होती है। जब हड़ताल और तालाबंदी कम होगी, आपस में तनातनी कम होगी, अशांति की स्थिति ना रहेगी, तो औद्योगिक शांति को प्रोत्साहन मिलेगा। फिर है आदर्श श्रम नीति के निर्माण में सहयोग। श्रम संघों के द्वारा वे अपने प्रतिनिधि यानी श्रमिक संघों के जो प्रतिनिधि होते हैं वो संसद और विधानसभाओं हेतु चुनकर उन्हें भेजा जाता है ताकि वो यह बता सके कि किस तरह से श्रमिकों के हितों को ध्यान में रखते हुए सरकार को कार्य करना पड़ेगा और एक आदर्श श्रम नीति के निर्माण करने में सरकार को सहयोग प्रदान करते हैं। तो इस तरह से हम देखते हैं कि जो लाभ हैं वो पारस्परिक बंधुत्व एवं सहयोग की भावना को प्रोत्साहन, कार्यकुशलता में वृद्धि, उचित मजदूरी, औद्योगिक शांति, आदर्श श्रम नीति के निर्माण में सहयोग। अब लाभ तो हमने देखे श्रम संघ के, अब इसके साथ हम देखेंगे कि हानि क्या है, डिसएडवांटेज क्या है। सबसे पहली जो हानि हम देखते हैं वह है औद्योगिक अशांति, क्योंकि श्रम संघ कभी कभी उद्योगों में अच्छे उत्पादन के तरीकों की विवेकीकरण की योजना को लागू करने का विरोध करते हैं। और जब विरोध करते हैं तो वे लोग श्रमिक लोग श्रम संघ के नेताओं के बहकावे में आकर हड़ताल करते हैं और हड़ताल करने के कारण औद्योगिक अशांति तो होती ही है बल्कि राष्ट्रीय उत्पादन में भी गिरावट आती है। तो सबसे बड़ा जो डिसएडवांटेज है वो है औद्योगिक अशांति। जब औद्योगिक अशांति होगी तो उत्पादन होगा नहीं तो राष्ट्रीय आय में गिरावट सुनिश्चित है। नेक्स्ट है राजनीतिक स्वार्थ। श्रम संघ के जो नेता हैं वो अधिकांशतः किसी न किसी राजनीतिक दल से संबंधित होते हैं और वे अपनी स्वार्थ पूर्ति हेतु श्रमिकों को उकसाते हैं और उनके द्वारा हड़तालें करवाते हैं। यानी किसी भी दृष्टि से वही लोग देखते हैं कि कौन सी दृष्टि इनके स्वार्थ की पूर्ति करती है, उसी दृष्टि को ध्यान में रखते हुए ये लोग हड़तालें करवाते हैं। नेक्स्ट है श्रम का कृत्रिम अभाव पैदा करना। कभी कभी श्रम संघ अपने ही व्यक्तियों को कार्य दिलाने हेतु श्रमिकों की पूर्ति पर नियंत्रण लगा देते हैं और इसके कारण उद्योगपतियों को श्रमिक प्राप्त नहीं हो पाते। यानी जिन्हें उन्हें रखना है उन्हीं श्रमिकों को रखना चाहते हैं और यह कहते हैं कि श्रमिक और उपलब्ध नहीं है और इस कृत्रिम अभाव वे लोग पैदा करते हैं जिससे वे उन लोगों को रख पाए जिन्हें उन्हें रखना है। और जब श्रमिक नहीं मिलते तो उत्पादन जितना होना चाहिए उतना नहीं हो पाता। तो इस तरह से आज हमने देखा कि श्रम संघ के उद्देश्य क्या हैं और श्रम संघ के लाभ और हानियाँ क्या हैं। इससे रिलेटेड PDF भी मैं लिंक में दूंगी,
आप उसे भी पढ़ सकते हैं। धन्यवाद।